नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशित त्यागी। हिंट स्टूडियो की खास प्रस्तुति है, खास बातचीत कार्यक्रम, जिसमें हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं, अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिष्ठा फाउंडेशन के संस्थापक हैं अंबर स्वामी। अंबर भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं प्रतिष्ठा फाउंडेशन के बारे में जानना चाहता हूं। जी असल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रतिष्ठा फाउंडेशन 2014 में मैंने रजिस्टर कराई, जिसके लिए समाज में उत्थान के लिए कि जो भी कार्य हैं उस कार्य को मैं आगे बढ़ा सकूं, उसके नाते ये प्रतिष्ठा फाउंडेशन मैंने रजिस्ट्रेशन कराई। प्रतिष्ठा फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम योग 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस तरीके से योग को देश भर में नहीं विदेश में भी एक विश्व योग बनाया था, जिसमें विश्व में उसकी प्रख्याति हो रही थी। उसी नाते मेरे को लगा जी जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं काम अपने समाज में रहता हूँ, उसके लिए भी मेरे को कार्य करना चाहिए। उसके नाते मैंने 2014 में ये प्रतिष्ठा फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन कराई और पहला कार्यक्रम महिलाओं के थायराइड और मोटापा को ध्यान में रखते हुए, कम करने के लिए ध्यान में रखते हुए उसको एक कार्यक्रम कराया, जिसका रिस्पांस कौशाम्बी में निरंतर मैंने 5 दिन का शिविर लगाया, उसके बाद वैशाली में भी लगाया। तो जिसके नाते एक जागरूकता, पहली मेरे को खुद भी एक जागरूकता योग के लिए हुई और हमने समाज के बीच में ये एक मैसेज देने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप योग से अपने दिनचर्या में ही अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं। भाई, हमने जो सुना है, जो हमारी जानकारी है कि आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो विदेश में पढ़ते पढ़ते लंबा टाइम तो विदेश में गुजारा, फिर भारत क्यों, कैसे आना हुआ? मैं विदेश में 2004 में मास्टर्स करने गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच से मैंने MS IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की और उसके बाद लगभग 3 साल डंडी, एक स्कॉटलैंड में शहर है, उसमें IT कंपनी में काम किया और फिर 2009-2010 में मैं MBA मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से किया, कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी 1451 में स्थापित पुरानी यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद मन में था कि वहाँ निरंतर जीवन बिताया जाएगा, काम किया जाएगा, लेकिन एक ऐसा दिन आया, दिन में सोते हुए, एक सैटरडे की बात है, दिन में सोते हुए एकदम मेरी आँख खुली और एक कश्मकश आई कि मैं इस देश में क्या कर रहा हूँ, क्या ये देश मेरा है, क्या 10 साल बाद रहने के बाद भी इस देश में मेरे को कुछ मिल पाएगा। तो इस कश्मकश में परिवार से आदमी सबसे पहले बात करता है, डिस्कस करता है। मैंने पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी ने को ये बात बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी आने वाली जनरेशन तुम हो, अगर आप ही मेरे से दूर रहोगे तो हमारा जीवन जो हमने आप प्रयास कर यहाँ पर आज जहाँ जिस भी स्तर पर पहुँचे हैं, वो स्तर हम आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो मेरे को लगता है कि आप उन्होंने मेरे को आज़ादी दी कि जो आपको करना है करो, लेकिन सोच समझ कर करो, क्योंकि अब आप रुक गए, अब आप लंबे समय रुक गए तो आपको आने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने एक मन में मंथन करना चालू कर दिया कि विदेश छोड़कर अपनी धरती पर आना है और जन्मभूमि ही कर्म भूमि होनी चाहिए, ऐसा संकल्प कर मैं हिंदुस्तान। तो अमर जी, आपका आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम से कैसे जुड़ा हुआ? मैं 2014 से निरंतरता से सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर ले जाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं अपने स्तर पर जो कर सकता हूँ, साथ में ही क्योंकि मेरे पास जिम्मेवारी भी थी राष्ट्रीय स्तर पर, मैं राष्ट्रीय को इंचार्ज, नेशनल को इंचार्ज IT युवा मोर्चा रहा, माननीय अनुराग जी ठाकुर के साथ उनकी अध्यक्षता में निरंतर काम कर रहा था। तो जो भी समय मेरे को अपने क्षेत्र के लिए मिलता था, अपने जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके लिए मिलता था, उसके लिए मैं ज़मीन पर भी काम करने का प्रयास करता था। तो जैसे कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप कितना भी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर ले, लेकिन अपने घर के आसपास, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों की मदद नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। राजनीतिक और सामाजिक कहना अपने आप को ठीक नहीं है। तो उस ध्यान में जो भी ऐसी सरकारी योजना है, 2014 से मैंने एक संकल्प किया कि जो भी सरकारी योजना है उसको ज़मीन पर कैसे पहुंचाए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जनधन योजना पहली ऐसी योजना थी जिसमें मैंने 350 से ज़्यादा अपने आसपास रहने वाले मजदूरों के लिए पंजीकरण कराकर बैंक में उनके खाते खुलवाए। उसके बाद उज्ज्वला योजना, आवास योजना, इन सब में जानकारी के माध्यम से जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर उनको अपने स्तर से धक्का देकर भी पुश कर भी करता था। तो इस तरीके से निरंतर मैं काम करता रहा। एक इसमें और भी मैं ऐड कर दूंगा कि
जो श्रमिक लेबर कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं, उनकी पंजीकरण के लिए भी मैं निरंतर 2017 से मैंने पंजीकरण कराए। कितने लगभग कराते होंगे वो 2013 से कुछ 350 पंजीकरण मैंने कराए। जो 350 में से अभी मेरी जानकारी में पीछे आया, कुछ लोग मेरे मुलाकात में आए, मैंने उनसे पूछा कि आप पंजीकरण कराइए इसका, तो उन्होंने कहा कि भैया आपने 2018 में हमारा पंजीकरण कराया था। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप तो कराया होगा, तो अभी लॉकडाउन के समय सरकार ने आपके लाभ दिए हैं, तो आपके पास लाभ आए होंगे। तो बोले 1000 रुपये आए हैं, हमको ये नहीं पता था कि सरकार से आए हैं। तो ये सोचकर मेरे को अपने ऊपर एक गर्व की भावना हुई कि जो मैंने एफर्ट किया उससे कोई व्यक्ति को लाभ हुआ। ये सच्चाई से है कि मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को लाभ मिला। 350 लोगों में से मैंने कॉल कराई तो 120 लोगों की कॉल उठी, जिसमें से लगभग सभी ने बोला कि लॉकडाउन के दौरान उनको पैसा मिला है। तो 350 में से अगर मैं 100 लोगों का भी करूं तो कहीं ना कहीं 30% 35% लोगों को लाभ मेरी जानकारी में मिला। अच्छा, आपदा की आप बात कर रहे हैं, तो आपदा के इस अवसर में युवाओं के लिए जो बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, तो आपने किस तरह युवाओं के लिए काम किया आपदा को अवसर में बदलने? ये मैंने संकल्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतरता से मेक इन इंडिया की बात करते रहे, और आत्मनिर्भर भारत एक अपने आप में उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है, और एक युवा इससे जुड़ेंगे तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो चुनौतियों को अपॉर्चुनिटी में बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि विपदा को आपदा को संप्रदा में बनाने के लिए मैंने संकल्प किया। और इसका इंस्टेंस ऐसा रहा कि कुछ 2 महीने पहले किसी का मेरे मित्र का फ़ोन आया। वो अच्छी जगह नौकरी करते थे, उन्होंने बोला नौकरी चली गई, अंबर जी क्या करना चाहिए। तो हमको लगता है कि सरकार में है, लेकिन नौकरी दिलाना कराना बड़ा आसान नहीं है। तो मेरे मन में आया आप ऐसी स्थिति में आओ कि आप नौकरी दो लोगों को। मेरे एक मित्र थे जो रवि गुप्ता जी, जिनके साथ मैं ये सारा कार्यक्रम रन कर रहा हूँ, वो NSIC और निस्बुड में राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनर हैं। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर भारत पर कुछ करते हैं। तो मतलब इस कार्यक्रम से जुड़ के जो युवा या जो व्यक्ति आपसे जुड़ता है वो दूसरों को रोजगार कैसे दे सकता है? ये अपना रोजगार, ये स्वरोजगार की योजना है। इतनी सरकारी योजनाएं हैं, लोगों को नहीं पता है। मैं आपको एक इसमें थोड़ा विषय के लिए भी बता देता हूँ। अभी तक मैंने 7 सप्ताह से साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। शाम को सैटरडे को 7:15 से लेकर 7:15 से लेकर ये कुछ 8-8:30 बजे तक का ये कार्यक्रम निरंतर में 1.5 घंटे 2 घंटे का चलता है, जिसमें हमने विभिन्न तरह के क्षेत्रों में किस तरीके से सरकार मदद कर रही है उसकी बात करी। तो हमने इसमें अगर आप देखें तो हनी बी एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, फार्मिंग पे भी पिछले सप्ताह हमने सेशन कराया, जिसमें लोगों का उत्साह बढ़ा। और सरकार ने जो अभी कृषि नीति लेकर आई है, उसमें FPO पर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनाए और किस तरीके से लाभ लें, किस तरीके से कॉरपोरेटिव, ये FPO एक तरह का कॉरपोरेटिव मॉडल है, जिसपे एक कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन कर किसान काम कर सकता है। एक किसान का समूह साथ में आकर अपनी जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी उनकी प्रोड्यूस है, जो भी उनका उत्पाद है, उत्पाद को संकलित कर सब एक साथ कर बेच सकता है, और साथ ही इंडस्ट्री में प्रोसेस कर भी दे सकता है। तो सरकार FPO पर बहुत बड़ा काम कर रही है, और मेरे को लगता है कि ये किसानों के लिए एक गेम चेंजर होगा अगर हम इसको समझ पाएँ तो इसमें क्योंकि सिर्फ आपकी फसल सिर्फ मार्केट में बेची नहीं जाएगी, उसको प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए भी सरकार आपकी मदद कर रही है। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजर होगा FPO का, उसको भी सरकार आर्थिक सहायता देगी, और निरंतर 3 साल तक आर्थिक सहायता देगी। तो जो अभी आप बता रहे हैं उसके आपने खुद स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं की बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं हो पा रही जी। तो आप लोग किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम अभी इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबिनार के माध्यम से निरंतर हर सप्ताह कोई ना कोई सेशन करते हैं, और जिस तरह के लोग जुड़ते हैं उन्हीं से फीडबैक लेकर उनके मन में जो होता है उस तरह के सेशन कराते हैं। जैसे किसी ने हमको बोला कि गौ आधारित व्यवसाय कैसे किया जाए पिछले सप्ताह, तो हमने कल गौ आधारित सैटरडे को गौ आधारित व्यवसाय के ऊपर पूरा एक कार्यक्रम किया, जिसमें कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिलीगुड़ी से एक गौ सेवा भी करते हैं, साथ में अपनी बड़ी फैक्ट्री भी चलाते हैं। उसी का उनका सेशन हुआ, जिन्होंने हमको बताया कि आज परफ्यूम से लेकर
जैसे जो आपके यहाँ हिट होते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, ऐसी चीज़ भी गौ के गोबर से और गाय के गोबर से और देसी गाय के गोबर से और मूत्र से बन सकती हैं, और वो कर रहे हैं और कमा रहे हैं, और ऑलरेडी उसको रजिस्ट्रेशन उन्होंने अमेजन जैसी बड़ी संस्था पे भी कर रखा है और देश भर में सिलीगुड़ी से ही बैठकर बेच भी रहे हैं। तो जिस तरीके से फीडबैक आता है उस तरीके से हम सेशन करते हैं, और हमारे पास एक्सपर्ट उसका लेकर आते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का लेकर आते हैं, जो जैसे भी होती है, और उसको सिर्फ वहीं पर नहीं छोड़ते। अगर उस व्यक्ति की जानने की, काम करने की जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को बढ़ाते हुए हम उसको एक ग्रुप पर जोड़ते हैं, उसके जो भी प्रश्न होते हैं हैंड होल्डिंग कर उस प्रश्नों के उत्तर उस ग्रुप के माध्यम से देते हैं। श्रमिकों की क्या आप बात करते हैं? आपने संगठन के लोगों के या श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन आपने कराए। हाँ। एक चर्चा हमने सुनी थी कि कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन आपने खुद भी करे और यहाँ तक कि किराया तक वोटों का आप लोगों ने ये ऐसा समस्या आई कि बीच में अभी तो आपदा एक वैश्विक महामारी है, तो सब चीज़ें ऑनलाइन दोबारा से वापस हो गई। एक बीच में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि जो भी श्रमिक पंजीकरण कराएंगे उनके अंगूठे के निशान लगाने, किससे कि बेईमानी ना हो, ऐसा कर तो उस दौर में ऐसी स्थिति आई, कुछ लोगों ने बोला हमारे पास किराया नहीं है भैया, तो मैंने उसको मैनेज कर उन्होंने कहा ठीक है, ऑटो रिक्शा कराई, और उनको बोला कि आप गाजियाबाद लोहिया नगर आपका ऑफिस है, एक मेरे ही अपने समाज सेवी मित्र थे, तो उनसे कहा कि आप साथ जाओ, इनको पंजीकरण कराकर इनका काम कराएं। और उन्होंने इस बात पर इसकी प्रचार प्रसार की वजह से बहुत सारे लोगों मेरे पास आने लगे, और इस तरह की रिक्वेस्ट भी आने लगी कि आप हमको रेगुलर एक रिक्शा दे दो जिससे कि हम आना जाना कर सकें। तो वो नहीं हो पाया, किसी कारण से नहीं हो पाया, लेकिन जो अपने ऑफिस तक निरंतर पहुंचाया। ऐसे कुछ 50 लोग होंगे जिनका मैंने काम किया। जब भाजपा युवा मोर्चा से आप जुड़े रहे जी, संगठन में क्या भूमिका रही आपकी? संगठन में मैं आईटी की दृष्टि से युवा मोर्चा अनुराग, मैं थोड़ा सा पीछे भी आपको बता दूं, माननीय अनुराग जी ठाकुर पहले ऐसे अध्यक्ष थे कि युवा मोर्चा में उन्होंने 9 अलग कमेटियां बनाई, जिसमें आईटी भी एक कमेटी थी, सोशल मीडिया भी कमेटी थी, मेंबरशिप भी कमेटी थी। जनरली ऐसी कमेटी या प्रकोष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर मेन बीजेपी पार्टी में होते हैं, युवा मोर्चा में नहीं होते। अनुराग जी ने 2013 में संकल्प, जिस तरीके से आईटी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, उन्होंने उस समय ही सोचकर बोला कि हमारे लिए युवा मोर्चा के ध्यान करने के लिए देश पे, प्रदेश पे, मंडल पर युवा मोर्चा की आईटी, सोशल मीडिया, मेंबरशिप ऐसी कमेटी होनी चाहिए। स्टडी सर्कल भी इसमें एक बड़ा कार्यक्रम था जो कि चालू किया। तो उसके नाते मेरे को आईटी का राष्ट्रीय मेंबर बनाया गया 13 मई 2013 को, जब उन्होंने पहली बार टीम डिक्लेयर करी। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए भी अनुभव, मैं विदेश से आया था, अनुभव हिंदी का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, हिंदी से लोगों से पूछता था। अब आप कहेंगे तो मैं पत्रक बना सकता हूँ, उस समय नहीं बना सकता था। तो धीरे कर मैंने आईटी के ऐसी चीज़ करी। 2013 में 1 अक्टूबर 2013 में युवा मोर्चा का एक मेंबरशिप कैंपेन चालू हुआ। उस मेंबरशिप कैंपेन में मोबाइल ऐप आज बड़ी कॉमन है, लेकिन 2013 में बहुत कॉमन नहीं थी। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई, जिसमें जो भी व्यक्ति कहीं भी बैठे हुए अपने साथ वाले व्यक्ति को पंजीकरण करा सकता है। इसका एक वीडियो माननीय अनुराग जी ने भाषण में इसको बड़े विस्तृत तरीके से मेरा नाम लेकर बोला है 2013 में संवाद सेल के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में, कि अम्बर स्वामी जी ने ऐसा काम किया, गाजियाबाद से आते हैं। गाजियाबाद के लिए भी एक गर्व की बात है, माननीय अनुराग जी ठाकुर ने उस समय जब बात बोली 2013 में, तो उस समय मैंने एक मोबाइल ऐप बनाई। जो मोबाइल ऐप हमको, उस मोबाइल ऐप के माध्यम से हमने लाखों पंजीकरण तेजी से किए, और युवा मोर्चा ने एक नई तरह की दृष्टि से लोगों को काम करने के लिए दिखाया। साथ में ही इस प्रतिभा को देखकर, इस मेरे निरंतर डेडिकेशन को देखकर माननीय अनुराग जी ने जितने भी युवा मोर्चा के कार्यक्रम होते थे उसमें कहीं ना कहीं मेरे को जोड़ना चालू कर दिया। सब में भूमिका रही। हाँ, आईटी को छोड़कर आईटी के साथ मैं सारे कार्यक्रमों के बारे में जैसे मैंने आपको पंचक्रांति की मेरी आपसे अलग चर्चा होती है, तो पंचक्रांति का मैं वेस्ट इंडिया का कोऑर्डिनेटर था। तो अध्यक्षों से, वहाँ के उन 7 प्रदेशों के अध्यक्षों से बात करना, हमारी टीम में जो वहाँ के प्रभारी हैं उनसे बात कर रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट मैं प्रेजेंटेशन और एक्सेल में अच्छा काम कर लेता हूँ, तो रिपोर्टिंग भी मेरे जिम्मे आई। तो इस तरह के कार्यक्रमों की निरंतरता से माननीय अनुराग जी ने मेरे को काम दिया, और मैंने मेरे को लगता है जिम्मेवारी से इन कामों को किया। 2016 में राष्ट्रीय अधिवेशन में मैंने मैं इस बात की चर्चा करना भी चाहूँगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में 2016 में
एक लाइव इनवाइट, जिसे आर्गुमेंट रियलिटी की का जी। बोला जाता है, एक लाइव इनवाइट हमने बनाई, जिससे कि युवा मोर्चा के लोगों को एक मोबाइल ऐप से स्कैन करेंगे तो माननीय अनुराग जी ठाकुर स्क्रीन पर आकर बात करते हैं। तो ऐसे काफ़ी मंत्री रहे, जिसमें आज माननीय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया जी के पास हम गए तो हमने उनको उस तरह से दिखाया, तो वो उसके लिए अचंभित हो गए, क्योंकि माननीय अनुराग जी को सबको इनवाइट करने के लिए जाना आसान नहीं था। तो हमने वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर हमने दिखा, और इसमें एक भावुक क्षण भी हुआ। मेरे को आज भी याद है, युवा मोर्चा अधिवेशन में मेरे को मंत्री जी पीयूष गोयल जी का सम्मान करना था, तो मैं उनका सम्मान कर रहा था। अनुराग जी उनके बराबर में खड़े थे। अनुराग जी ने बोला, ये अंबर स्वामी है, इन्होंने युवा मोर्चा के लिए लाइव इन्वाइट बनी है। तो कैमरे पर अगर कहूँ तो हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए लाइव इनवाइट क्या है, लेकिन एक कार्यकर्ता को किस तरीके से मोटिवेशन देनी है, माननीय अनुराग जी ठाकुर ने ये पीयूष जी को कहकर मेरे एक जज्बे को बड़ा कर दिया, छाती को चौड़ा कर दिया। तो कार्यकर्ता का निर्माण कैसे, कार्यकर्ता को कंधे पर हाथ रखकर कैसे आगे बढ़ाना, मैंने माननीय अनुराग जी ठाकुर से सीखा और उससे आगे बढ़ता। एक आखिरी सवाल, जो काम आप कर रहे हैं जी, गाजियाबाद का या आसपास के क्षेत्र का या आसपास के राज्यों का या पूरे देश में कोई भी व्यक्ति आपसे किस तरह जुड़कर उसका लाभ ले सकता है? मैं निरंतरता से फेसबुक पर मैं हूँ। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से भी किसी का भी मैसेज आता है, फ़ोन भी कोई करता है, तो उसको मैं टच कर बात करता हूँ। ये जुड़ने के जो माध्यम है वो सरल है, कि मेरे को लगता है कि किसी भी समय कोई मेरे को व्हाट्सएप या SMS भी करता है, तो उसको साथ में जोड़कर हमारे पास विभिन्न ग्रुप चल रहे हैं। गाजियाबाद इसमें आपका लाभ कैसे ले सकता है? मेरे को तो लगता है कि जो भी युवा इस मामले में करना चाहता है, इस उद्यमिता में आगे बढ़ना चाहता है, आप उस व्यक्ति को मेरे से जोड़ो। आप अपने प्रचार प्रसार में कहीं भी अगर बोलेंगे तो मैं निरंतरता से उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी लेता हूँ। और लाभ लेने के लिए मैंने जैसे बात चैरिटी बिगिन इनसाइड होम, सो मैं गाजियाबाद के काम के लिए ही अब अलग, जहाँ मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि गाजियाबाद ही है, और 1971-70 से हम गाजियाबाद में निरंतरता से हैं। तो उस जन्मभूमि के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रात में 12 बजे 2 बजे कोई मेरे को फ़ोन करता है, तो जो मेरे वश में होता है, क्योंकि आपको भी पता है सामाजिक और पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य है, जो मदद करता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा, किसी को भी अगर मेरे को कांटेक्ट करना है, मेरा नंबर मैं आपके बीच में छोड़ दूंगा, 9910448100, और amberswamy@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है। मेरे को किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे कोई ड्रॉप करना है तो आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट एनीबडी। दिस इज़ व्हाट माय कमिटमेंट टू गाजियाबाद, और एनीबडी, नॉट जस्ट गाजियाबाद, कहीं के लिए, किसी के लिए भी, कोई भी है, मैं रात में 12 बजे 2 बजे इसके लिए निरंतरता से हेल्प करूँगा। साथ में मैं आपके माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी उद्यमिता करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे आयाम हैं, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा पहले कि मेरे को क्या करना है। जब उसने सोच लिया उसके बाद ही मैं मदद कर सकता हूँ। उसने एक कदम उठाया तो उस कदम को आगे बढ़ाने की मेरी जिम्मेवारी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, अगर उद्यमिता चालू करनी है, मेरे को लगता है ये मैसेज जाना भी चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव मैसेज है। उद्यमी ऐप एक क्या कहते हैं, सरकारी ऐप है, उद्यमी ऐप लोगों को डाउनलोड करनी चाहिए। उस पर इतना मटेरियल है, किसी से भी रिलेटेड आपको कोई भी उद्योग लगाना है, उसको आप ढूंढ कर सकते हैं। दूसरा, एंटरप्रेनर इंडिया टीवी कर भी एक यूट्यूब चैनल है, जो कि वो सरकारी चैनल है। उस पर भी विभिन्न तरह की IT की व्यवसाय, नॉन IT के व्यवसाय, सामाजिक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ऐसे भी सारे व्यवसायों के बारे में चिंता है। तो ये 2 चीज़ें लोगों को अपने पहले ऐड कर देखनी चाहिए, और कोई भी प्रश्न है तो मैं अपनी टीम के माध्यम से उसको सॉल्व करूंगा। ये मेरा आपसे दृढ़ निश्चय है कि मैं आपको इस पे आगे बिल्कुल बढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये ऊर्जावान युवा चेहरा अंबर स्वामी, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत, सरकारी योजनाओं, स्वरोजगार पर आपको बहुत सारी जानकारी दी। अंबर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए हिंद TV। नमस्कार।